हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? बढ़िया। चलो डिक्टेशन दे रहा हूं, एक लिखना चालू करेंगे। कॉपी निकालेंगे फटाफट, कॉपी निकालेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। मैं अब डिक्टेशन चालू कर रहा हूं अगले 2 सेकंड में। चलिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, प्लीज सुन लीजिए। आज ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को बच्चे कम आए हैं? चलो कोई ना, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप तो ये समझो। अब फिर आगे आगे कैसी यही है? चलो आज कुछ बढ़िया जोक करना पड़ेगा। चलो तो देखना, सुनना मेरी बात ध्यान से। अरे अब चुप हो जाओ, ओ देवता मधुमक्खी। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं। कल की क्लास में बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको लास्ट सेक्शन 21 पढ़ाया था। सेक्शन 21 किस चीज का था सर? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का था जी। तो वो हमने कल पढ़ा था जी सर, आपने पढ़ाया भी था और हमको आ भी गया था। अच्छा अब सर एक सेक्शन है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो ऐसे ही बना देते हैं हेडिंग कुछ भी, ये लॉ वाले क्या करें, मैंने नहीं बनाई, ये लॉ में बनी हुई है, मैंने तो कॉपी पेस्ट करी है। ठीक है, तो सेक्शन 22 है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें मेन पॉइंट ये वाला है, सेकंड वाला ये समझेंगे। सर कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने वाली बात है। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने वाली बात है। क्या हुआ, क्या हुआ, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, एग्जीक्यूट करना है, बनाना, एग्जीक्यूट बनाना है। इवनिंग बेटा इवनिंग। चलो कंपनी के बिहाफ पे क्या बनाना था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बनाना था। क्या बनाना था? कॉन्ट्रैक्ट बनाना। अब कौन बनाए कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट? ये चली जाए, ये तनीषा चली जाए। इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। चलो दुनिया से अनजान ही है, अनजाना अनजानी नाम रख देते हैं दोनों का। चलो हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। मैं ये बोल रहा था कि आज कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनना है, तो क्या कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का सीईओ बना सकता है? यस मत बोलो, सुनो। क्या कंपनी के बिहाफ पे कंपनी का क्या कॉन्ट्रैक्ट सीएफओ बना सकता है? सर सेक्शन 22 ये बताता है कि कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अथॉरिटी किसको है। ये क्या बताता है? कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अथॉरिटी किसको है। ये टॉपिक क्या है? ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन माने अथॉरिटी। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट माने बनाना। डीड, डीड माने कॉन्ट्रैक्ट, डीड माने लीगल एग्रीमेंट। क्लियर है? तो ये टॉपिक क्या बताता है, लिखो यहां हिंदी में, हिंदी में लिखना। यह टॉपिक बताएगा, यह टॉपिक बताएगा कि कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अथॉरिटी किसको है। यह टॉपिक बताएगा कि कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अथॉरिटी, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अथॉरिटी किसको है। यह टॉपिक बताएगा कि कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अथॉरिटी किसको है। अच्छा अब किसको होगी? इन्होंने बोला कोई भी पर्सन बना सकता है। इन्होंने बोला कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्सन बना सकता है। एनी पर्सन। कहां गया वो एनी पर्सन? पता नहीं कहां था, यहीं था, देखो। अरे ये रहा सर। तो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्सन बना सकता है, कोई भी पर्सन। वो पर्सन कंपनी का क्या रहेगा? अटॉर्नी रहेगा। अटॉर्नी माने क्या होता है सर? बेटा अटॉर्नी बोलते हैं एजेंट को। किसको बोलते हैं? मतलब कोई भी बंदा एज एन एजेंट कंपनी का काम करे और कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना ले। मतलब कुल मिला के कोई भी बंदा कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तनीषा, गीतांश, श्रेया, हर्ष, प्रियंका, खुशप्रीत, जो भी है, कोई भी जना कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। लेकिन लॉ बोला
जो बंदा कंपनी के बिहाफ पे बनाना चाहता है लीगल अग्रीमेंट, बनाना चाहता है लीगल अग्रीमेंट, वो बंदा कंपनी के बिहाफ पे लीगल अग्रीमेंट तभी बना पाएगा जब कंपनी उसे ऑथोराइज करेगी। कंपनी ऑथोराइज करेगी तब तुम जाके कंपनी के बिहाफ पे बनाओगे। ना एमडी, ना सीईओ, ना सीएफओ, ना दुनिया में कोई और व्यक्ति, कोई सा भी व्यक्ति कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता जब तक कंपनी ने उसे ऑथोराइज ना किया हो, जब तक कंपनी ने उसे अथॉरिटी ना दी हो। तो इन्होंने बोला आ कंपनी में ऑथोराइज एनी पर्सन, बोले कंपनी को जिसको ऑथोराइज करना है करे। आ कंपनी में ऑथोराइज एनी पर्सन एज इट्स एजेंट टू बनाओ लीगल एग्रीमेंट, टू बनाओ लीगल एग्रीमेंट ऑन इट्स बिहाफ। और वो लीगल एग्रीमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में बनना है या आउटसाइड इंडिया बनना है। अ कंपनी में ऑथराइज एनी पर्सन एज इट्स एजेंट टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस ईदर इन इंडिया और आउटसाइड। बोले कंपनी को जिसको ऑथराइज करना है करे, पर करेगी कैसे, करेगी कैसे ऑथराइज? चलो मैं चाहता हूं इसको ऑथराइज कर दें, हर्ष को, कैसे ऑथराइज करेंगे? मैं चाहता हूं ये तनीषा को ऑथराइज कर दें, कैसे ऑथराइज करेंगे? करेंगे कैसे? तो लॉ बोला 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। बोले ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। बोले अगर कॉमन सील है, अगर है, देखो कॉमन सील आजकल ऑफ मैंडेटरी तो है नहीं कंपनी की। बोले अगर कॉमन सील है तो एक कागज के पन्ने पे लिख दो, मैं कंपनी अपने पूरे होशो आवाज पे तनीषा को अथॉरिटी देती हूं कि जाके मेरे ब्याह पे एग्रीमेंट बना लो, और उस डॉक्यूमेंट पे ठप कंपनी की कॉमन सील लगा दो। पहला तरीका क्या है? बाय राइटिंग अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी के कॉमन सील के तहत, बाय राइटिंग अंडर द कॉमन सील, यानी कंपनी के कॉमन सील के तहत ऑथराइज कर दो। लेकिन ये कब होगा? इफ द कंपनी हैज अ कॉमन सील। अब नहीं हो कॉमन सील तो लो बोला कोई ना, कागज के पन्ने पे लिखो, कंपनी लिखेगी मैं कंपनी राम बिहारी लिमिटेड अपने पूरे होशो आवास में अथॉरिटी देती हूं मिस तनीषा कुकरेजा को कि वो मेरे बिहाफ पे क्या बना ले, कॉन्ट्रैक्ट बना ले। फिर उस पे साइन हो किसी भी एक डायरेक्टर के और कंपनी सेक्रेटरी के, किसी भी एक, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी तो तब साइन करेगा ना जब कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होगा। तो दूसरी सिचुएशन है कि अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है लेकिन कंपनी सेक्रेटरी है, कॉमन सील नहीं है लेकिन कंपनी सेक्रेटरी है, तो फिर अथॉरिटी कौन देगा? डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। मतलब एक कागज पे लिखेंगे हम फलाने बंदे को अथॉरिटी दे रहे हैं, जिसको भी देना है दो, मान लो हर्ष को देना है, मान लो श्रेया को देना है, मान लो तनीषा को देना है, जिसको अथॉरिटी देना है दो, और नीचे लिख दो, साइन कर दो डायरेक्टर के और सेक्रेटरी के। तो ये वाला ऑप्शन कब लगेगा? ये वाला ऑप्शन तब लगेगा कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है लेकिन क्या है, बट इट हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो उस केस में अथॉरिटी कौन देगा? लॉ बोला बाय आर डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील बट इट हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है? मैं कहता हूं कॉमन सील भी नहीं है और कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है। पहला ऑप्शन तो है कॉमन सील है, दूसरा ऑप्शन है कॉमन सील नहीं है पर कंपनी सेक्रेटरी है, और तीसरा ऑप्शन है ना कॉमन सील है ना कंपनी सेक्रेटरी है। तो लो बोलो कोई नहीं, एक कागज पे लिख दो, मैं कंपनी अपने पूरे होशो आवास में तनीषा कुकरेजा को अथॉरिटी देती हूं कि वो मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना ले, और उस पे साइन कर दे कोई भी दो डायरेक्टर, कोई भी दो डायरेक्टर, कंपनी के कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर दे। श्रेया हर्ष कर दे, मान लो डायरेक्टर है श्रेया, हर्ष, प्रियंका, खुशप्रीत और जो भी नाम है, ठीक है। तो ये लोग कंपनी के क्या है मान लो, ये लोग कंपनी के क्या है मान लो डायरेक्टर, तो कोई भी दो लोग साइन कर दे, श्रेया हर्ष, हर्ष प्रियंका, प्रियंका खुशप्रीत, खुशप्रीत जो भी है, या जो भी है प्रियंका, जो भी है हर्ष, जो भी है श्रेया, मिलके ये कर दें। अभी भी नाम नहीं बता रही, इतना टाइम लग रहा है इसको सोचने में, देख लीजिए आप परिस्थितियां। श्योर हो? काफी सोचना पड़ा इसको। तो देखो इन्होंने बोला अगर कंपनी के पास कॉमन सील भी नहीं है और कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं अपॉइंट किया है, तो फिर क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, बाय टू डायरेक्टर्स इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील एंड इट हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। बोलिए आया क्या? बोलिए आया क्या? पक्का आ गया? कोई क्वेरी? श्योर हो? हाँ बेटा बोलो कुमावत।
सर जो सी पॉइंट है ये इसकी लैंग्वेज एज इट इज लिखनी है क्या? नहीं नहीं, आपको जो लैंग्वेज लर्न हो जाए लिखा ना, बीच बीच में राम राम और फिर जो मर्जी लिखा ना। नहीं सर, थोड़ा बहुत बेटा ये इजी लैंग्वेज है, इसमें ऐसे पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? दिस इज वेरी इजी। इसमें कहां हार्ड है? सोचो क्या लिखना है। मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, मतलब मैं नॉर्मल में बोलता हूं। लिखना क्या है? लिखना ऐसे है कि भाई कंपनी ऑथराइज करेगी किसी भी पर्सन को, तो आप सिंपल टर्म्स में कैसे लिखेंगे? आप कंपनी में ऑथराइज एनी पर्सन एज इट्स अटर्नी टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर आगे लिखना है कि भाई ऑथराइजेशन करना है तो कैसे करना है? तो बोले दिस ऑथराइजेशन, सच ऑथराइजेशन कैन बी मेड, ए पॉइंट। बोले लिखकर करना है तो बाय राइटिंग। कैसे लिखना है? ठप्पा लगा के। तो बाय राइटिंग अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी हैज अ कॉमन सील। कॉमन सील नहीं है, लैंग्वेज बदल दो। बी पॉइंट, इफ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील बट इट हैज अपॉइंटेड अ कॉमन कंपनी सेक्रेटरी देन बाय वन डायरेक्टर एंड वन सेक्रेटरी। सिंपल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील एंड इट इज नॉट अपॉइंटेड अ कॉमन सेक्रेटरी बाय राइटिंग अंडर सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स या बाय साइनिंग ऑफ टू डायरेक्टर्स या बाय टू डायरेक्टर्स। जैसे बोलना, किस्सा क्लियर होना चाहिए। सी पॉइंट में 2 डायरेक्टर, बी पॉइंट में 1 डायरेक्टर 1 सेक्रेटरी और ए पॉइंट में कंपनी सेक्रेटरी। इनमें से कोई, सॉरी कॉमन सील, इनमें से कोई एक तरीके से आप सामने वाले को अथॉरिटी दे सकते हो कि तू जा और कंपनी के भी आप पे कॉन्ट्रैक्ट बना। बोलिए क्लियर है? चलिए, और थर्ड पॉइंट में तो ये लिखा है कि अगर जिस बंदे को अथॉरिटी दी थी उसने कंपनी के भी पे कोई डीड बनाई है तो वो डीड कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो लिखा हुआ है बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ डीड्स। तो अ डीड साइंड बाय सच एन अटर्नी, सच एन अटर्नी मतलब ये वाला अटर्नी, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड अंडर हिज सील शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। बोलिए आया? आया कि नहीं आया? इसका फर्स्ट पॉइंट मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, ना मैं पढ़ाऊंगा। आपका मन हो तो पढ़ना, नहीं मन हो तो मत पढ़ना, छोड़ना हो छोड़ देना, रटना हो रट लेना। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया नहीं आया? आप तो ये बता दो ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां पर आकर मेरी तरफ से चैप्टर होता है कंप्लीट। नाउ टुडे व्हेन यू विल गो बैक होम, you will find classes of doctrine ultra wires, doctrine of indoor management and doctrine of constructive notice uploaded in your groups, and if you want you can cover those classes. I honestly believe जिन्होंने फाउंडेशन मुझसे पढ़ा है they will not require it। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो क्लासेस देखिए। एक क्लास है 1 घंटे की, मोटा माटी देख दिखा के नक्की करें। क्लियर है क्या? पेपर में ये नहीं आते हैं अल्ट्रा वायर और इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंटर लेवल पे, मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है। बट अब वही बात है ना, हम जो छोड़ के जाते हैं वही पेपर में आता है, ऐसी हमारी किस्मत है। तो इसलिए बेटर है कि हम करके जाएं। ठीक है, आपकी किस्मत तो फिर भी अच्छी है, मेरी तो ज्यादा खराब है। चलिए, हाँ सर आपकी खराब नहीं है, आपका पेपर में कोई छोड़ के जाते हैं तो आप अपने आप को ब्लेम करते हैं। हमने कुछ छुड़वा दिया, 99 नंबर का पढ़ाया पर 1 मार्क्स का भी छुड़वाया है, तो बच्चे हमें फेल करते हैं कि सर ने 1 नंबर नहीं पढ़ाया इसलिए हम फेल हो गए। 99 पढ़ा है उसका पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं छोड़वाता हूं। आई डोंट प्रेफर कि मैं ऐसा करूं। क्लियर है? हाँ, बट मैं हाईलाइट जरूर करूंगा। मैं कल भी बोल रहा हूं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं दैट इज समथिंग यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ठीक है, चलिए, और इस बार भी आप पेपर देख लेना, पिछले बैच की किसी भी बच्चे की बुक उठा के और इस बार का पूरा पेपर उठा लेना। मेरे हाईलाइटेड पोर्शन के बाद एक क्वेश्चन आया होगा मुश्किल से, वो भी एक आया होगा, वो भी मैं बोल रहा हूं, मेरे को पता है पूरा आया मेरे हाईलाइटेड से, फिर भी मैं बोल रहा हूं तुम देख लेना, एक क्वेश्चन भी मुश्किल से मिल जाए तो मुझे बता देना। चलिए, अब इधर देखिए बेटा, अब सवाल करेंगे, चैप्टर तो खत्म। कितने सवाल हैं सर? हैं कुछ 10, 5, 10 कितने हैं? 9 है क्या? मैं तो ज्यादा बोल 13। तो 13 क्वेश्चन होमवर्क है आज आपके? ठीक है, नहीं क्या? क्या नहीं, कल आज में करना है? मैं झूठ नहीं बोल सकता। चलो इधर देखना बेटा, क्वेश्चन करने का तरीका सीखेंगे। इस पेज पे आपके पास भी जगह होगी, निकालिए। क्वेश्चन करने का तरीका सीखेंगे, इस पेज पे आपके पास भी स्पेस होगा, है? पहले मुझे लिखने देना, फिर आप स्पेस मैनेज करके लिखना, मुझे कॉपी में लिखा हुआ नहीं चाहिए ये। ठीक है, इधर देखना, पहले मैं लिखता हूं, आप अपनी स्पेस मैनेज कीजिएगा, फिर आप लिखिएगा। लास्ट पेज है इस चैप्टर का ना, कौन सा है? 2.36। ठीक है, 2.36 है। इधर देखना बेटा, सीए के एग्जाम में आपके क्या आएंगे?
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आप इन्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोल लीजिए या आप इन्हें केस स्टडीज बोल लीजिए, जो आपकी मर्जी है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इन्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोल लीजिए या आप इन्हें केस स्टडीज बोल लीजिए, जो आपकी मर्जी है। आप इतना सा ध्यान रखिए, सीए के एग्जाम में केस स्टडीज या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे केस स्टडी क्या होती है, मेरे को पता है ज्यादातर बच्चों को पता है ये चीज, बट कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट बीकॉम एंटी रूट से आते हैं, तो मुझे एक बार वापस बताना रहता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? तो क्वेश्चन बोलेगा कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, फिर ए जोर जोर से भाग रहा था, सी ने उसको भागते हुए देख लिया, बाद में ए को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस को कोई आई विटनेस नहीं मिला, बाद में पुलिस ने सी को भी पकड़ लिया, अब बताओ ए को जेल होगी या नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन बनाएगा कि इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया, फलाने ने लड़ाई कर ली, उसने केस कर दिया, पूरी ऐसे माहौल बनाएगा। फिर एंड में आपसे पूछेगा बताओ क्या होगा। तो बेटा देखो, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें जो फाइनल मार्क्स मिलते हैं वो कंक्लूजन के मिलते हैं। कंक्लूजन सही होना चाहिए, कंक्लूजन सही होना चाहिए। अब इसमें सुनिए, कंक्लूजन डिपेंड करता है इस पर कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। लाइक क्वेश्चन ने पूछा बताओ ए को जेल होगी या नहीं होगी, तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये होना चाहिए कि हां ए को जेल होगी या हां ए को जेल नहीं होगी। मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके अकॉर्डिंग मुझे कंक्लूजन लिखना है। अच्छा, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के आते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का है तो 1 पेज का आंसर आपको लिखना है, और अगर क्वेश्चन 5 से 7 नंबर के बीच में है तो 2.5 पेज का आंसर आपका आइडियली होना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू। इससे कम लिखकर भी आपको लग रहा है आपका आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखेंगे तो यू हैव टू डिवाइड योर आंसर इन 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट होगा प्रोविजन, पहला पार्ट होगा प्रोविजन। कुछ बच्चों की हैबिट है पहले कंक्लूजन लिखने की, कुछ बच्चों की हैबिट है पहले कंक्लूजन लिखने की। कितने लोगों को पहले कंक्लूजन लिखना सिखाया गया है? एक जन को। एनीबडी एल्स? सिखाते हैं कुछ लोग, मुझे पता है ना, ठीक है। और कितने लोगों को फैक्ट्स पहले लिखना सिखाया गया है? वेरी गुड। प्लीज लीव दैट अप्रोच, भूल जाइए वो अप्रोच होती है, भूल जाइए। मतलब मैं बता रहा हूं तो सही बताऊंगा, ट्रस्ट मी। तो पहले हमेशा प्रोविजन लिखना है। पहले हमेशा क्या लिखना है बेटा? प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन में क्या, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चला कि ये क्वेश्चन सेक्शन 15 का है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो प्रोविजन में आपको सेक्शन 15 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आएगा प्रोविजन। प्रोविजन के बाद आएंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। आप बताना बेटा, क्या नाम था आपका? चिराग। फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या लिखते हैं चिराग? सर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसका कंटेंट। ठीक है, आप बताओ बेटा फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या लिखते हैं? सर जो मोटा मोटा समझाया होता है ना उसके बारे उसको मोटा माटी लिख देते हैं। सर देखो, सबको यही पढ़ाते हैं, मैं भी यही पढ़ाता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि फैक्ट्स ऑफ द केस में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूं फैक्ट्स ऑफ द केस में क्वेश्चन की जो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है वो लिखनी है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट द राइट वे, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट द राइट वे। फाउंडेशन है, मैं ज्यादा नहीं एम्फेसिस देता और कोई भी फैकल्टी नहीं देती। कायदे से फैक्ट्स ऑफ द केस में एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन। अब वो एनालिसिस करना आप लोग को आता नहीं है 99% केसेस में, तो इसीलिए हम सिंपल टर्म्स में पूछोगे फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा समरी ऑफ क्वेश्चन आएगी। क्या आएगी? समरी ऑफ क्वेश्चन। सिंपल टर्म्स में पूछोगे, और अगर टेक्निकल टर्म्स में पूछोगे तो एनालिसिस आएगा। एनालिसिस में जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन आया कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 220 मेंबर्स हैं और उसमें से 15 मेंबर्स तो एम्प्लॉइज हैं और 6 मेंबर एक्स एम्प्लॉइज हैं। बताइए कंपनी ने सेक्शन 2 के क्लॉज 68 का कॉन्ट्रावेंशन किया है क्या? इस तरह का क्वेश्चन आया। नहीं हाँ मत बोलो।
तो आपको फैक्ट के अंदर क्या लिखना चाहिए? आपको फैक्ट के अंदर लिखना चाहिए कि इन दिस केस प्राइवेट कंपनी इज एक्सीडिंग 200 मेंबर्स, बट दैट 200 मेंबर इंक्लूड प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। ये एनालिसिस है। और समरी बनाओगे तो बोले इन दिस केस प्राइवेट कंपनी हैज 220 मेंबर्स वेयर 15 आर प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड 6 आर पास्ट एम्प्लॉइज। लैंग्वेज में फर्क समझो। पहले वाले में मैंने एनालिसिस लिखा कि इसमें दिख रहा है मुझे कि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हैं, लेकिन उनमें से 15 कर्मचारी हैं और 6 पुराने कर्मचारी हैं। तो एनालिसिस होता है कि आप क्वेश्चन से क्या समझ पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मेरा मानना यह है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। और ओन अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रही, नहीं लिखनी आ रही, तेल लेने गई, क्वेश्चन की समरी लिखो, नक्की करो। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क वेटेज के हिसाब से पड़ता है नहीं। लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट्स कीप इट सिंपल। समरी ऑफ क्वेश्चन, कोई ज्यादा करना चाहे तो एनालिसिस, और मेन पार्ट है ये कंक्लूजन। बेटा जब आप कंक्लूजन लिखो, ये बात मैं हर बार बोलता हूं, आप लोग याद रखते नहीं हो। सर सीए के अंदर क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। तो कई बार क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। मल्टीपल पार्ट कई बार दिखते नहीं है। कई बार तो क्वेश्चन दिखाएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तब तो हमें दिख रहा है। कई बार ऐसे नहीं होता। कई बार ऐसे बोलेगा बताओ राम ने सीता को मर्डर करते देखा, अब क्या होगा। फिर उसी के नीचे एक लाइन लिखेगा अगर राम ने नहीं देखा तो क्या होता। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब आप लोग रियलाइज करते नहीं हो, आप लोग एक ही पैराग्राफ में दमादम अगर देखा तो ये, नहीं देखा तो ये, खत्म। नहीं सर, प्लीज प्लीज ये बात ध्यान रखिए। कंक्लूजन लिखेंगे तो ईच पार्ट ऑफ कंक्लूजन हैज टू बी डिस्क्राइब्ड सेपरेटली। याद रख पाओगे क्या ये बात? ये 3 बातें आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त ध्यान रखनी है। प्रोविजन आएंगे, फैक्ट आएंगे। प्रोविजन में क्या आएगा? लीगल इफेक्ट्स, जो भी लीगल इफेक्ट्स हैं, जो भी कंपनीज एक्ट में गिवन है वो। दिस अप्रोच इज नॉर्मली कॉल्ड एज पीएफसी अप्रोच। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें, अवॉइड पैराग्राफ्स। अपने आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखने, मेरे को पता है कई लोग फिर भी लिखेंगे। राइट इन पॉइंट्स, लीव 1 लाइन गैप between each point, and most important underline keywords and time limits अगर कहीं आ रही है तो। ये अप्रोच आपकी रहनी चाहिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने की। अगर ये अप्रोच आप फॉलो करते हैं तो यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स, प्रोवाइडेड प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन आपने ठीक लिखे हो। ये अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं तो इवन अगर आपने ठीक भी लिखे होंगे, यू माइट नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। नहीं, ऑब्वियसली यू विल गेट मार्क्स बट नॉट गुड वन। क्लियर है क्या? अब मैं क्या है, बच्चों को इस हर बार हर बैच में लिख के देता हूं, तो भी जब मैं टेस्ट लेता हूं आंसर वही पैराग्राफ में लिखे हुए होते हैं, गंदी हैंडराइटिंग में लिखे हुए होते हैं। वो तो चल खैर जो है हैंडराइटिंग वो तो है, अब मेरे से सुंदर तो क्या ही होगी। ठीक है, तो हैंडराइटिंग गंदी लिखी होती है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल खराब होता है, एकदम भयंकर कटिंग करी हुई होती है, पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं तो 1 लाइन का गैप नहीं रखते हैं। तो ये सब कमी अगर आप नहीं दूर करेंगे तो वो आपका फॉल्ट है। अब मैं 2 मिनट चिल मार रहा हूं, यहां बैठा हूं, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करेंगे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज ऑनलाइन में कैसे पहुंच गए ज्यादा बच्चे? आज कोई टेस्ट वेस्ट था क्या? फिर अच्छा, कल से ऑडिट स्टार्ट हो गई। मतलब आज ऑडिट, एक काम करते हैं ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सर, ऑनलाइन वाले रिकॉर्डिंग से करेंगे। हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। ऑडिट ऑनलाइन, आज ऑडिट ऑफलाइन पढ़ाते हैं सर, और ऑनलाइन वालों के लिए रिकॉर्डिंग डालेंगे। शांत करके चलो कॉपी कर लो फटाफट।
कॉपी करके मुझे अपडेट करना। अरे यार मेरा फोन बंद है। लीगल इफेक्ट्स लिख रहा है। हाँ बेटा, लिख लिया बेटा? लिख के मुझे अपडेट कीजिएगा प्लीज। यस सर, डन। वेरी गुड, करें बाकी लोग भी, और उसी स्पेस में मैनेज करें। नेक्स्ट से तो चैप्टर 3 चालू हो ही रहा है आपका। डन बेटा? सबका? हो गया? चलिए, सबका हो गया। जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो चले आगे बेटा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, दिख रहा है? ये आपका होमवर्क है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, ब्रैकेट में लिखिए डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डैश लगा के लिखिए रीड ओनली। एक बार रीड कर लीजिएगा, वो भी नहीं करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस ले जा रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, प्रोसेस बताइए। क्या क्या इसमें क्या करोगे? लिख देना, प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए अगेन, डायरेक्ट क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और रीड ओनली लिखा रहा हूं, वो अगर पेपर में रीड नहीं भी करके जाएंगे तो चलेगा। रीड ओनली का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर में नहीं पढ़ना है। मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं ये चीज। रीड ओनली का मतलब ये है कि रीड करो तो करो, नहीं करो तो बाढ़ में जाए। अब ये पूछा इंडोर मैनेजमेंट बताओ, तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे ना पेपर में, तो हो जाएगा ना। तो पेपर में टाइम कैसे बचाया जाए, वो बात है। हर बार आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि बैठ के 13 क्वेश्चन करे जाए, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं करा रहा हूं, देखेंगे। वैसे तो बहुत इजी है, बट बीइंग क्योंकि हम ये पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं कॉपी में करा दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 1 अप्रैल 2010। एक अल्फा स्कूल है, इसने एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 में देना चालू की विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी, ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी नॉमिनल फी डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो देख के तो लग रहा है कि चैरिटेबल पर्पस का स्कूल है। However, on 30th March 2020, it came to the knowledge of central government. Central government को पता चला that the said school, was operating by violating the objects of its objective, जो कि ज्यादातर आपके स्कूल करते हैं। आपके जितने स्कूल हैं सब यही हैं, सबके सब चैरिटेबल कंपनी का दिखावा करते हैं, और फिर क्या ही बोले। चलो, हम तो करते ही नहीं दिखावा, ठीक है? चलो,
तो द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट कि भाई स्कूल तो वायलेशन कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स का, तो आगे बोल रही है ड्यू टू विच द लाइसेंस ऑफ ड्यू टू विच इट वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 13। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि ये स्कूल अपने ऑब्जेक्ट्स का वायलेशन कर रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स का वायलेशन कर रहा है जिसकी वजह से हमने इसको सेक्शन 8 का लाइसेंस दिया था। यानी इस लाइन को पढ़ के क्लियर हो गया कि ये स्कूल एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये स्कूल एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। डिस्क्राइब व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सीजी अगेंस्ट द अल्फा स्कूल इन सच अ केस। अब बताइए सीजी इस केस में अल्फा स्कूल के अगेंस्ट क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। तो बेटा आज इसमें अपने को लिखना होगा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का प्रोविजन। क्या लिखना होगा? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का प्रोविजन। हमें बताना पड़ेगा कि अगर कंपनी सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन करती है या कंपनी उन कंडीशंस का कॉन्ट्रावेंशन करती है जिसके सब्जेक्ट टू से लाइसेंस मिला था, या कंपनी फ्रॉडुलेंटली काम करती है, वायोलेटिव ऑफ इट्स सब्जेक्ट काम करती है, या प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। लाइसेंस रिवोक करने से पहले कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगी। और अगर क्वेश्चन का वेटेज लगे तो इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस आप समझा जाइए, जो कि कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी है, या फिर क्या है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये क्वेश्चन है आसान सा। प्लस मेरे हिसाब से यू शुड ऑल्सो एक्सप्लेन पेनल्टी। मेरे हिसाब से यू शुड ऑल्सो एक्सप्लेन पेनल्टी। तो यहां पे रिवोकेशन आ जाएगा, रिवोकेशन के इफेक्ट्स आ जाएंगे और पेनल्टी। अब देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी मोर और लेस डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। अग्री करोगे? ये कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या एप्लीकेशन लगी? बोले कंपनी है अपने ऑब्जेक्ट का वायलेशन कर रही है, बताओ सीजी की क्या पावर है? तो एक्सप्लेन तो एट द एंड ऑफ द डे सीजी की पावर ही करनी है। तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हुआ, सीजी की पावर क्या है? लाइसेंस रिवोक करेगी, और फिर उसके इफेक्ट लिख दिए और पेनल्टी लिख दिया, खत्म। करोगे नहीं करोगे? कर लोगे। मतलब कॉपी में नहीं करना, आई एम डिस्कसिंग। जो मेरे को कॉपी में करना होगा वो मैं बताऊंगा, और वो मैं 2-3 क्वेश्चन ही दूंगा हायर साइड पे कॉपी में करने को। दे आर मोर देन सफिशिएंट। सारे क्वेश्चन पढ़ लो, 2 क्वेश्चन हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट होता है। डन है क्या? चलिए आया ये वाला क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, प्लीज रीड द आंसर। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, प्लीज रीड द आंसर। दिस वॉज द सजेस्टेड आंसर गिवन बाय ICAI। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये नवंबर 17 अटेम्प्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है। नवंबर 17 अटेम्प्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अब ICAI पे है। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। सो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से कितना आंसर आपको लिखना है। CA में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं टेक्स्ट में, या चलो छोड़ो, करो फटाफट से करो प्लीज, जल्दी जल्दी करके बताओ, मेरे को मजा आ जाए। इसमें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया मोर और लेस डायरेक्ट क्वेश्चन। यू कैन डायरेक्टली राइट सीजी विल हैव फॉलोइंग पावर, दम 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 एक्सप्लेन किया नक्की। आंसर पढ़ लीजिए। ये ICAI की बुक की लैंग्वेज है, ये ICAI की बुक की लैंग्वेज है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। मतलब जो क्वेश्चन से पहले के नोट्स हैं वो मेरे हैं, सजेस्टेड आंसर में मेरा 0% कंट्रीब्यूशन है। जैसा ICAI ने दिया है सेम मैंने कॉपी किया है, ठीक है। अब आप इसकी लैंग्वेज को चाहिए तो हमारी बुक में जो लैंग्वेज लिखी है उसे कंपेयर कर सकते हैं। यू विल फाइंड ईच एंड एवरी वर्ड इज सेम, द ओनली डिफरेंस बीइंग दिस इज इन पैराग्राफ, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, वी हैव सिंप्लीफाइड इट बाय मेकिंग टेबल्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पढ़ लिया आपने आंसर? आ गया समझ में? कैन आई प्रोसीड फर्दर? पक्का? चलिए आगे चलेंगे। कुछ डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में मुझे आंसर से रिलेटेड? नहीं सर नहीं करना। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सर अगेन डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगेन डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये। द object clause of memorandum of Vivek Industry Limited empowers it to carry on real estate business।
मतलब हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमें रियल एस्टेट बिजनेस करने की पावर है, एंड एनी अदर बिजनेस दैट इज एलाइड टू इट, और बोले उससे एलाइड मतलब रिलेटेड कोई बिजनेस हो तो वो भी कर ले। ड्यू टू डाउनवर्ड ट्रेंड इन रियल एस्टेट बिजनेस, नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद रियल एस्टेट बिजनेस में डाउनटर्न आया ही है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू टेक अप द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी। फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी का बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं आते आपके ये बिंगो आते हैं, लेज आते हैं, आशीर्वाद आटा आता है, ये सब फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है। द कंपनी वॉन्ट्स टू ऑल्टर, ओहो, कंपनी वॉन्ट्स टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम सो एज टू इंक्लूड food processing business in its object clause. Basically they will ask about alteration of object clause. क्या पूछेंगे हमसे? Alteration of object clause. Again, more or less, it's a direct question. समझ में आती है बात? अभी देखना पूछेगा क्या, आप देखना, पढ़ते हैं अभी हम क्वेश्चन को। पूछ रहा है examine whether company can make such a change as per the provisions of Companies Act 13. तो आप लिखेंगे एज पर सेक्शन 13, जो भी ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज का प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाया है वो याद, एक बार रिकैप कर लें। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने के लिए सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, और अगर ये प्रूफ हो गया कि कंपनी के पास ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करते वक्त पब्लिक इशू से आया हुआ अमाउंट अनयूटिलाइज था, तो हम 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करेंगे जस्टिफिकेशन फॉर चेंज, और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बाय कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एज पर सेबी रेगुलेशन। उसके बाद आरओसी को स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करेंगे एंड आरओसी विल रजिस्टर द चेंज। तो ये पूरा आंसर यहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बोलिए आया? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग मच टू कॉन्टेम्पलेट अबाउट। ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। Explain in the light of provision of Company Act 13 the circumstances under which a subsidiary company can become a member of holding company. Section 19 के 3 एक्सेप्शन कल ही तो पढ़ाए हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी एंड शेयर्स एक्वायर्ड बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी। आया? तो अगेन इसके ऊपर हम लिखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन रीड ओनली इन एग्जाम्स, रीड ओनली लिख लेना बस, डायरेक्ट क्वेश्चन रीड ओनली। तो अभी सोचो मैंने सारे क्वेश्चन जहां जहां डायरेक्ट लिखा दिया, वो पेपर में कोई पढ़ के जाने की जरूरत है ही नहीं। समझ गए क्या? तो अब 13 में से कितने क्वेश्चन हट गए? 5 तो हट गए, कुछ तो करके भी जाएंगे ना भाई पेपर में। ये भी डायरेक्ट है, लिख लीजिए ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, रीड ओनली, कल ही पढ़ा है, पढ़िए। अब कराएंगे इसके बाद 2-3 बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ कंपनी एंड मेंबर। एक तो पूछ रहा है कंपनी का और एक पूछ रहा है मेंबर का, तीनों नहीं पूछ रहा। सर्विस 3 थी, आरओसी को कैसे देंगे, कंपनी को कैसे देंगे और मेंबर को कैसे देंगे। तो एक कंपनी और मेंबर का पूछ रहा है, तो एक्सप्लेन हो जाएगा। कर लोगे क्या? चलिए अब करेंगे बढ़िया क्वेश्चन। आइए, वैसे ही लिखना है बेटा, पैराग्राफ आप भूल जाइए होते हैं। आज आपको पूरी बुक मैंने पॉइंट्स में बना के दे दी, फिर अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे तो नाराज हो जाएगा। कौन सी पता नहीं कौन सी, मैं एमयू का फैन नहीं है, जीतती भी नहीं एमयू, रोज हारती है। चलिए, तो वो पता भी है क्या एमयू टीम कौन सी है? तो ये क्यों पहन के घूम रहा है तू? पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के घूम रहा है। चलो इधर देखो, आ जाओ। तो देखो क्या बोल रहा हूं, अब बढ़िया सवाल है और मेरे को बताना ये सवाल मैंने पहले कराया भाई क्या। ठीक है, देख लेना, मैं करा के बैठा हूं इस तरह का एक सेम सवाल। अगर किसी ने एग्जाम्पल बनाया हो तो मेरी क्लास में मैं जब एग्जाम्पल बना रहा हूं ना बोर्ड पे कोई ना कोई केस स्टडी मिल जाएगी गारंटी बाद में। पढ़ना, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स, प्राइवेट कंपनी है, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल अलोंग विद मेमोरेंडम at the time of registration of company in December 19. Now directors of the company are of the view that provisions of articles regarding forfeiture of share should not be changed. वो चाहते हैं forfeiture of share के provision change ही ना हो articles में, except by a resolution of 90% majority. ठीक है, while as per section 14 जो कि alteration of articles का है of Companies Act 13, articles में भी change by passing a special resolution only. One of the directors said that they cannot make a provision against the Companies Act. एक डायरेक्टर बोल रहा है यार तुम ये कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट प्रोविजन क्यों बना रहे हो? बोले कंपनीज एक्ट में तो लिखा है एसआर पास होना है, यानी 75%,
तुम बोल रहे हो कि हम तो ऑल्ट्रेशन 90% से करेंगे, बोले तो गलत है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन दिस मैटर। कौन कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? कितने लोगों को आया ये क्वेश्चन? आपका क्या नाम है? एक मान्या को आया, एक तनीषा को आया, श्रेया, हर्ष, प्रियंका, कशिश, आस्था, और किसी को नहीं आया वाला? और एक किसको आया? दो ऐसे हाथ उठा के बैठे, फिर दिखना ही नहीं चाहिए किसी को। है क्या नाम है आपका? एक दिव्यांशी को आया। एनीबडी एल्स? बस चलिए, तो मैं डिस्कस करता हूं। बेटा ये क्वेश्चन है एंट्रेंचमेंट का। एंट्रेंचमेंट क्या होता है याद करो। एंट्रेंचमेंट ये बोलता है कि आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन के लिए आप ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन बना सकते हैं देन द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग ऐसा। तब यहां पे कंपनी क्या करना चाह रही है? आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस हैं फोरफीचर ऑफ शेयर के, उसके ऑल्ट्रेशन के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन बनाना चाह रही है। वो ये चाह रही है कि आर्टिकल्स के जो फोरफीचर ऑफ शेयर्स के प्रोविजन है उनका ऑल्ट्रेशन तब तक नहीं हो जब तक 90% मेजॉरिटी अप्रूवल ना दे दे। डायरेक्टर मना कर रहा है कि बोले आप ये प्रोविजन नहीं बना सकते, तब क्या लिखोगे? आप लिखोगे एज पर सेक्शन 5, जो कि आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का है। एज पर सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजंस मोर रिस्ट्रिक्टिव देन रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग ऐसा, ये लिख दिया। उसके बाद लिखोगे कि अगर आपको ये एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन आर्टिकल्स में इंक्लूड करने हैं तो या तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कर दो, वो तो यहां हुआ नहीं है, ये तो बाद में इंक्लूड कर रहे हैं। या अगर प्राइवेट कंपनी के केस में इंक्लूड करना है तो सभी मेंबर्स की अप्रूवल से करना पड़ेगा, और पब्लिक कंपनी में करना है तो बाय पासिंग है सर। अब मेरे एग्जांपल में तो प्राइवेट कंपनी है। फैक्ट ऑफ द केस में लिखोगे जो भी चेपना चेप देना। फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि इस केस में यादव डेयरी प्रोडक्ट चाहे तो 90% ऑल्ट्रेशन का प्रोविजन बना सकती है विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द मेंबर्स, और ये जो डायरेक्टर है जो ये बोल रहा है कि कंपनी प्रोविजन नहीं बना सकती वो गलत है। तो बोले डायरेक्टर्स अप्रोच इन दिस केस इज इनकरेक्ट। कंपनी कैन इंक्लूड एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन इट्स आर्टिकल्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नहीं आया समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो समझ में आंसर? मैं लिखा दूंगा आंसर, पर समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। मैं ये आंसर लिखा रहा हूं आपको, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर डाउन। तो जिसने पढ़ा और उसको नहीं समझ में आया, कोई बाय चांस लेट आया हो, उसने एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन ही नहीं पढ़े हो, उसको तो खैर मैं कैसे समझाऊंगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको सबको आ गया क्या मुझे बता दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन आ गया? यस सर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे लेट आए हैं, अगर आप अपने ग्रुप में जाके देखेंगे तो ग्रुप के अंदर एक तो इंडियन आईओएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एक जीसीए जनरल क्लॉसेस और एक चैप्टर 10, इनकी क्लासेस अपलोडेड है अपार्ट फ्रॉम कंपनी एक्ट। तो ये 3 की क्लासेस आपको नहीं कवर करनी है, वो अपने बाद में रीडू कर लेंगे, अपने वापस पढ़ लेंगे। अभी आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के चैप्टर 2 पे करना है। तो चैप्टर 2 की जो भी क्लासेस हुई, आई थिंक मेरे हिसाब से 14 क्लास होनी चाहिए। 13 क्लास मुझे लगती है आपके बैच में एक क्लास एक्स्ट्रा लग गई क्योंकि एक इंट्रो में लग गई थी, ठीक है? तो आज 14 क्लास मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बाकी आप काउंट कर लेना, ठीक है? तो उनसे 14 से पहले की जो मैंने क्लासेस ली हैं, प्रायोरिटाइज करके आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उन क्लासेस को कंप्लीट करें इफ समवन हैज ज्वाइंड लेट। एंड टाइम से जो आ रहा है बढ़िया है, क्यों चिराग? बिल्कुल। चलो चले आगे, लिखा दे आंसर, कोई क्वेरी? और हेजिटेशन मत करना, मैं कोई डांटता वाटता नहीं हूं जल्दी से, ठीक है? अब कोई लेट वेट ही आओगे तो देखो मेरे को टॉलरेट होता नहीं, वो एक ऐसी चीज है जो मुझसे नहीं होती है। बाकी मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, कोई क्वेरी वेरी आए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जबरदस्ती की मत पूछिएगा, जेन्युइन हो तो पूछिएगा, बोले टाइम पास करते हैं चल, ऐसा नहीं करना है। डन है? पक्का? लिखा दूं आंसर? लिखो, फटाफट लिखिए प्लीज। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। और सुनो बेवकूफ हो, मां बेवकूफ हो तुम थोड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम पूरा फाउंडेशन देख के आ गए, फिर भी तुमको ये बात नहीं पता है। ये देखो एक मां बेवकूफ। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर 7, ये गलत अप्रोच है पेपर में आंसर लिखने की, ये गलत अप्रोच है पेपर में आंसर लिखने की, ध्यान रखना, ये गलत अप्रोच है पेपर में आंसर लिखने की। पेपर में आंसर जैसे क्वेश्चन 7 है तो आंसर ऐसे लिखा जाएगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। और मैं हमेशा डिक्टेट भी ऐसे ही करता हूं, तो भी लिखने वाला ले बेटा आ, तू तो आ ले A7। जबकि मेरी बचपन की आदत है, मैं डिक्टेट भी करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा,
फिर भी हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑल थ्री आर रॉन्ग। दिस इज द ओनली अप्रोच। अभी इसमें मान लो क्वेश्चन में पार्ट होते तो आंसर ऐसे लिखा जाता, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। इस तरीके से पूरा लिखा जाता है। फिर जब पार्ट भी करते तो नहीं आलस मारे बोले अब तो सिर्फ पार्ट बी लिख देते, नहीं, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी पूरा लिखना है। ये छोटी छोटी बातें मैंने बता दो दी, मुझे पता आप याद रखोगे नहीं, मेरा ही सेकंड बर्बाद हो गए 8-10 कुछ। हेडिंग बनाओ, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, एज पर सेक्शन 5, इंप्लाइड सिंबल को बोलता हूं मैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 5 of Companies Act 2013, as per section 5 of Companies Act 2013, comma, the articles may contain provision, the articles may contain provisions for entrenchment. Articles may contain provisions for entrenchment. That is certain provisions in articles, that is certain provisions in articles may be altered, certain provisions in articles may be altered only if more restrictive conditions, only if more restrictive conditions than special resolution, then special resolution are complied with, then special resolution are complied with। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, the articles of private company, the articles of private company may include provisions of entrenchment, may include provisions of entrenchment, may include provisions of entrenchment with the consent of all the members of the company, with the consent of all the members of the company। फुल स्टॉप। सेम में कंटिन्यू करेंगे। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, in case of public company, provisions of entrenchment can be included, provisions of entrenchment can be included, provisions of entrenchment can be included by passing a special resolution, provisions of entrenchment can be included by passing special resolution। नेक्स्ट इंप्लाइड लगाना, कंपनी is also required to give notice to ROC, company is also required to give notice to ROC, company is also required to give notice to ROC in prescribed form and manner, in prescribed form and manner। ठीक है, अब लिखेंगे एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस। अब ये अपने चालू हो गए फैक्ट्स, अभी तक हम लिख रहे थे प्रोविजन। इन द गिवन केस, कॉमा, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
wants to include a more restrictive provision, wants to include more restrictive provision, wants to include more restrictive provision, wants to include more restrictive provision for alteration of provisions relating to forfeiture of shares, for alteration of provisions relating to forfeiture of shares, for alteration of provisions relating to forfeiture of shares contained in articles, contained in articles. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे कंक्लूजन. इसमें लिखेंगे इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस एज डिस्कस्ड अबव, इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस एज डिस्कस्ड अबव, इन लाइट ऑफ प्रोविजंस एज डिस्कस्ड अबव, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड is correct in its approach, is correct in its approach, provided consent of all members is obtained, provided consent of all members is obtained, provided consent of all members is obtained. नेक्स्ट लाइन में लिखना contention, CONTENTIN, provided consent of all members is obtained, provided consent of all members is obtained. अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे contention, CONTENTION, contention of directors of company is not correct in this case. Contention of directors of company is not correct in this case. Contention of director of company is not correct in this case. Clear है? Yes, sir. इस तरीके से आपको अप्रोच करने होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. समझ में आया? yes, सभी बच्चों को पक्का से. चलिए yes, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया. आ गया सबको? यस सर आ गया सर, हमको सब आता है. अब तुम्हारा होमवर्क देख लो बेटा. एक तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर रीड ओनली लिख लेना. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. तो आपको होमवर्क में मैं एक तो दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 10. 2 होमवर्क कर लेना बस, 8 और 10. Kindly complete these 2 questions in your notebooks. I am not going to check it tomorrow. करना है करना, नहीं करना है मत करना. देख लेना, 2 ग्रुप पास, फेल. आप इधर हैं तो मत करना, इधर हैं तो कर लेना. Please complete these 2 questions in your notebook tomorrow. I am not going to check it. ठीक है? डन है, ऐसा मैं बोल रहा हूं. चलिए यहां तक क्लियर है? पक्का? ठीक है. तो बस आज के लिए इतना ही. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर. 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, डिस्कस करके खत्म कर दूंगा. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर विच इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 23 एंड गोइंग अप टिल 42. क्लियर है? ठीक है सर. हाँ बेटा.